Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आपका जो लीवर एंड सिंपल मशीन है इसका मैंने थ्योरी का पार्ट पूरा करा दिया था। आज हम थोड़ा सा टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट ईयर आपके एग्जाम में ना टॉर्क के ऊपर अच्छा क्वेश्चन आया था। तो हम एक बार टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम क्वेश्चन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, है ना। मैं लीवर एंड सिंपल मशीन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इससे ना भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम से कम मैं वो तो कंप्लीट करा ही दूँ बिकॉज मैंने काफ़ी लेट शुरू किया है। मतलब बहुत ही लेट हो गया, बट कोई नहीं, हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो कर ही लेनी है कि एटलीस्ट अगर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना और अगर वो लास्ट डेज में लेट से एलपी के लिए कुछ करना चाह रहा है तो वो अगर ये करके जाएगा तो उसके ठीक ठाक मार्क्स इसमें आ जाएंगे, है ना। तो टॉर्क वाला पार्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं, फटाफट से नीचे आते हैं। एंड और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना एलपी में काफ़ी बढ़िया है। तो एक बार हम टॉर्क को समझते हैं। बेसिकली टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बोलता है कि कोई भी आपका लेट से ऑब्जेक्ट है तो उसको अगर हमें उसकी एक्सिस पे घुमाना है तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। आप बात को समझिएगा। जैसे कि मैंने बोला लेट से ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि ये इस एक्सेस पे फिक्स है ये वाला ऑब्जेक्ट। अब आपको इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से घुमाना है कि ये अपनी एक्सेस के मतलब अपनी एक्सेस के अराउंड ही रोटेट कर जाए। तो अगर आपको इसे रोटेट कराना है तो आप इस पे कुछ परपेंडिकुलर फोर्स डालोगे, है ना। तो हम जो भी परपेंडिकुलर फोर्स डालते हैं और यहाँ पे जो भी इसकी डिस्टेंस होगी, बात समझिएगा, मैं यहाँ पे फोर्स कौन सी बात कर रहा हूँ, ये फोर्स होगी आपकी परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स के केस में ही लगता है। और अगर परपेंडिकुलर नहीं है, लेट्स से ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसी आ रही है, सपोज करो ये है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का हैंडल है और आप फोर्स यहाँ से लगाने लग रहे हो, तो आपको एक्चुअली में ना ये वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हो मेरी? थोड़ा सा आपको एडवांस चीज़ें समझनी पड़ेंगी यहाँ पे। देखो ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज करो अगर ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, ये आपका आर है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो साइड होगी और ये वाली जो साइड होगी, हाइपोटेनस को ही मैं मान लेता हूँ। लेट से ये हाइपोटेनस है, ठीक है, और ये आपका बेस है ना। तो साइन थीटा क्या होता है? और ये परपेंडिकुलर है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अरे बोलो हाँ। तो अगर मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी हो तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स जो है यहाँ पे आपका थीटा एंगल बना रही है। बात समझिएगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार मुझे ये परपेंडिकुलर फोर्स को मैं एफ ले लेता हूँ, जो फोर्स आप एक्चुअल में लगा रहे हैं उसे मैं लेट से जो लगा रहे हो फोर्स उसको एफ ले लेता हूँ, ये इसको मैं पर एफ आर करके ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये एफ आर हो गया। अब आप अगर ऐसे देखोगे ये जो एंगल है ये थीटा हो गया और भाई ये जो है इसका हाइपोटेनस हो गया जो हम जहाँ पे एफ लगा रहे हैं। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर वाला हिस्सा है, बात समझिएगा बहुत ही ध्यान से, इस थीटा के साथ में जो परपेंडिकुलर फोर्स का पार्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा हो जाएगा। अरे बोलो हाँ। तो अब ये जो भी लेंथ होगी वो बेसिकली टॉर्क क्या बोलता है, टॉर्क यानी ये टाउ से डिनोट किया जाता है। तो टॉर्क या टाउ इज इक्वल्स टू जो भी जितनी भी दूरी पे है वो दैट इज आर और मल्टीप्लाइड बाई एफ। एफ हमेशा यहाँ पर क्या होती है? परपेंडिकुलर फोर्स होती है। और अगर आपको कोई एंगल दिया जाए कि इतने एंगल पे लगाई जा रही थी तो आप एफ साइन थीटा ले लेना, ठीक है। क्योंकि भाई थीटा को अगर 90 डिग्री कर दोगे तो वो अपने आप में 1 ही हो जाता है, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो ये होता है टॉर्क। अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, ये बैठे हुए हैं ऑन वन साइड ऑफ ए सीसॉ। सीसॉ क्या होता है? जो मैंने आपको बेसिक वाला स्ट्रक्चर दिखाया था ना, लीवर लीवर बना के आपको, तो वही मतलब वो जो खेलने वाला होता है ना उसको सीसॉ बोलते हैं। अब सीसॉ में इसने बोला कि दो बच्चे हैं 30 किलो और 15 किलो के। वो एक ही साइड बैठे हुए हैं। लेट्स से ये एक बच्चा बैठा है, ये एक बच्चा बैठा है। कितनी दूरी पे बैठे हैं? एक 1 मीटर दूर बैठा है रिस्पेक्टिवली। बोले तो 30 केजी वाला 1 मीटर दूर होगा, ये 30 केजी का बच्चा है, ये 1 मीटर दूर बैठा है। ये दूसरा बच्चा है, ये 1.2 मीटर दूर बैठा है और इसका वेट है 15 केजी। ठीक है, इतनी सी बात समझ आती है।
अब फ्रॉम द फलक्रम, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस ली जा रही है भाई फलक्रम से। एक बॉय है एम के जी का जो कि अदर साइड आकर के बैठ जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2। अच्छा, अब यहाँ पर कोई एक बच्चा आके बैठता है एम के जी का, और इससे ये डिस्टेंस है इसकी 1.2 मीटर्स की, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप एम की वैल्यू बताओ, और इस समय ये जो आपका सीसो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आप टॉर्क लगा रहे हो वही टॉर्क यहाँ से लग रहा है। बात समझ पा रहे हो मेरी? भाई इक्विलिब्रियम के पोजीशन में आप देख रहे हो ये, अब बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा और मैं डिटेल में अगर जाऊं, तो ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ये फोर्स कैसा लगा रहे हैं, इधर को लगा रहे हैं ना। देखो ये फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, तो अगर फोर्स नीचे लगा रहे हैं तो ये बेसिकली आपका 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जा रही है। तो आपको सीधी सी बात समझ आ गई कि सर यहाँ पे जो टाउ होगा ना, यानी कि जो बेसिकली टॉर्क होगा, वो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू जो भी उनकी डिस्टेंस है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब अगर किसी लीवर के केस में बात हो रही है, सीजॉ केस में बात हो रही है, तो वो हमेशा ही टॉर्क को इक्वल करने की बात करेगा। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये मैंने लिया भैया 1.2 डिस्टेंस है ना, तो आर हो गया 1.2। ये फर्स्ट केस को हम उठा रहे हैं, इसका वेट है एम, और यहाँ पे देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू में बेसिकली क्या हो जाएगा इस केस में, एम जी हो जाएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लगाई जा रही है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हमें जी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने एम इंटू जी ले लिया, ठीक बात हो गई। अब ये वाला जो टॉर्क इस पे लग रहा है इक्विलिब्रियम में, तभी तो है जो ये दोनों मिलकर के टॉर्क लगा रहे होंगे। तो भैया मैंने कहा ये जो 30 केजी वाला लड़का है ये जी, ये होगी इसकी फोर्स 30 इंटू जी, और ये कितनी दूरी पर बैठा है, 1 मीटर दूर बैठा है। प्लस कर दूंगा मैं 15 केजी का बच्चा, जी का यहाँ पे एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा रहा है, और यहाँ पे आपका 1.2 मीटर दूर बैठा हुआ है। अरे बात समझ में आती है क्या, बोलो हाँ। ये जी यहाँ से आपका उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ा दो। 1.2 m इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा 33। ये बात हो गई क्लियर? कितना हो गया भैया, 33। अरे रे, देखो मैंने इसको, मैं 0.2 के हिसाब से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। एक सेकेंड, 30 अगर ये 12 है तो ये 180 आएगा, और 18 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 48। एम कितना आ जाएगा यहाँ से, 40 केजी का आपका एम आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई, ऐसे इसमें न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ना, वो अगर आपके दिमाग में है, कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको लाइफ में। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मैंने बोला था ना एग्जाम्पल्स हमेशा ही पूछता है। पहले क्लास लीवर में याद है ना क्या होता था, बीच में फलक्रम होता था, साइड में आपके ये होते थे, क्या बोलते हैं इनको, लोड और एफर्ट, ठीक है। तो ये हो गया लोड, ये हो गया एफर्ट, यहाँ पे है फलक्रम। तो भैया ये किस केस में होगा बताओ जरा। आपको आयरन जो आई स्टोन्स होते हैं उसमें क्या करते हो आप, बेसिकली उसमें यहाँ से उठा रहे होते हो, बीच में लोड होता है जहाँ से आप आइस उठाओगे, तो बेसिकली बीच में जब भी लोड आ जाता है वो कौन सा होता है, सेकंड क्लास होता है। तो आई स्ट्रॉन्ग सेकंड क्लास लीवर है। पेयर ऑफ सीजर बताओ क्या है, बीच में होता है ना, ऐसे ऐसे सीजर कल मैंने बना के भी दिखाई थी। तो यहाँ बीच में फुलक्रम होता है, एक तरफ लोड होता है एक तरफ एफर्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही राइट आंसर हो गया। नट क्रैकर में क्या होता है भैया, बीच में आप लोड डाल देते हो, तो बीच में लोड डाल दिया यानी कि क्या हो गया, सेकंड क्लास हो गया। व्हील बैरो अभी कल के मैंने डायग्राम में दिखाया था, ये भी आपका सेकंड क्लास होता है व्हील बैरो। अच्छा ये एग्जाम्पल्स को ना लिख लेना, एग्जाम्पल से ही मतलब दो क्वेश्चन आए ये सेम टू सेम, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये क्या है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ पुली सिस्टम व्हिच हैज अ मैकेनिकल एडवांटेज 2.5, ठीक है, वेयर द लोड लिफ्ट बाई 2.5 मीटर्स ऑन पुलिंग द रोप बाई। अच्छा जी, देखो बेसिकली ये आपको अब बात समझ पा रहे हो, यहाँ पे इसने क्या कहा कि लोड 2.5 मीटर ऊपर आ जाता है। अब मैंने आपको याद आ रहा है जो वेलोसिटी रेशियो बताया था वो कैसे निकालते थे, वेलोसिटी रेशियो में ऊपर क्या होता था, एफर्ट की आर्म, नीचे क्या होती थी, लोड की आर्म, है ना। तो एफर्ट की आर्म, आपने एफर्ट कितना लगाया भैया, आपने एफर्ट लगाया 10 मीटर का, है ना, क्योंकि आप जो पुल कर रहे हो रोप को वही तो आपका एफर्ट है। तो एफर्ट आर्म आपकी 10 मीटर मूव हुई, और लोड आर्म आपकी 2.5 मीटर मूव हुई, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और मैकेनिकल एडवांटेज आपको दिया ही हुआ है 2.5 है। तो जरा मुझे बताओ एफिशिएंसी क्या होती है, फटाफट से बता दो। देखो मैंने कल जितनी थ्योरी में चीज़ें बताई है ना, उससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आपको ये प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी तो कहीं कोई इश्यू फिर आएगा ही नहीं लाइफ में। हाँ, तो मैकेनिक एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन का वेलोसिटी रेशियो, और मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से आपका आ गया 2.5, वेलोसिटी रेशियो आ गया 4,
तो एफिशिएंसी ये परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो मैंने क्या बताया था, परसेंटेज करना हो तो इंटू 100 कर दो। यहाँ से 25 का स्क्वायर होता है 625, और एक पॉइंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पॉइंट मार दो, 62.5 इज योर आंसर। गॉट इट, है ना। मतलब देखो इजी इजी चीजें ही हैं, एक बार आपको बस कॉन्सेप्ट समझ लेना है। अब देखो यही मैं कह रहा था, उसने फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल पूछा, फिर सेकंड क्लास का कहाँ पूछ रहा है भाई, आरआरबी एलपी की ही शिफ्ट 2 में पूछ रहा है, सेम दिन की एक शिफ्ट 2 में। तो सोचो यार, यहाँ से मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं। सेकंड क्लास लीवर बोले तो क्या होगा आपका, बीच में लोड होगा। भैया सीसॉ क्या होता है, सीसॉ अभी दिखाए तो फर्स्ट क्लास है, ये आंसर नहीं होगा। प्लायर्स क्या होते हैं भैया, व्हील बैरो क्या होता है, आई स्ट्रॉन्ग्स क्या होते हैं, बताएं जरा जल्दी से। सेकंड क्लास लीवर का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम्म, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका व्हील बैरो। अरे यार, मैंने आई स्ट्रॉन्ग्स आपको सेकंड क्लास बता दिया क्या ऊपर? आई स्ट्रॉन्ग्स में क्या होता है ना, एफर्ट बीच में लगाते हैं। आई स्ट्रॉन्ग्स वो होता है, सॉरी मैंने इसको चिमटे से मतलब चिमटा मैंने इसको रेफर कर लिया था अपने माइंड में, बट इसमें मतलब आई स्ट्रॉन्ग्स को अब मैं कैसे बताऊं यार। एक बार आप आई स्ट्रॉन्ग का ना फिगर देखना, उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा, गूगल कर लो आई स्ट्रॉन्ग, उसमें देख लेना, क्योंकि अभी हमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। कहाँ चला गया अगला क्वेश्चन? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ पुली सिस्टम। अब देखो यार, वही लल्लूगिरी वाली बात है। देखो इन्होंने वही वही क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं। अब ये मैं क्या, अब ये क्वेश्चन तो आपको मैं ही दे रहा हूँ, होमवर्क है आपका, होमवर्क क्लास वर्क जो भी है, फटाफट से बताओ इसका आंसर कैसे होगा और कैसे इसको सॉल्व करोगे, है ना। अब वही चीज़ है, अभी अभी मैंने आपको बताया। अगला सवाल बताओ भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास फीवर। देख रहे हो यार, ये दुनिया जहान के क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम देता जा रहा है। क्या कह रहा है भैया, आई स्ट्रॉन्ग ये आपका थर्ड क्लास होता है, स्ट्रॉन्ग थर्ड क्लास होता है, यस। एफर्ट आप इसमें बीच में डालते हो। भाई आई स्ट्रॉन्ग देखो यार, मैं ही बताता हूँ ऐसा होता है। ये आप आई यहाँ पे हो गया आपका फलक्रम, यहाँ पे आपने लगाया एफर्ट, भाई हाथ से चिमटा टाइप का ही है। आई स्ट्रॉन्ग कोई अलग से थोड़ी, वो जो आइस उठा के जाम में डालते हैं ना, ऐसा। खैर, ये हो गया। इसके बाद में अब यहाँ पे आपका लोड रहता है, आइस रहती है। व्हील बैरो, व्हील बैरो तो भैया आपका सेकंड क्लास होता है व्हील बैरो। नट क्रैकर, नट क्रैकर में आपका लोड बीच में, लोड बीच में ही रहता है ना इसमें, कि नट क्रैकर में आप क्या करते हो, ऐसा रहता है आपका नट क्रैकर, राइट। यहाँ होता है फुलक्रम, यहाँ डालते हो आप लोड, यहाँ से डालते हो एफर्ट, है ना। और फिर प्लायर्स, प्लायर्स में क्या करते हो भाई, प्लायर्स में तो भाई वही कहानी है, जैसे सीजर होती है, बीच में आपका फुलक्रम रहता है, यहाँ से आप एफर्ट डालते हो, यहाँ पे आपका लोड होता है। तो प्लायर इज योर राइट आंसर। तो हमें कुछ रटना अटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में आपके होंगी बेसिक चीज़ें, तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ मशीन ओवरकम्स अ लोड एल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड इज एल डी, द वर्क डन बाय द लोड विल बी। बताओ फटाफट से, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बताएं फटाफट से। वर्क डन देखो यार, बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपकी आपने मतलब फोर्स लगाई है, बेसिकली जो भी आपकी यहाँ पे क्या लगेगी, फोर्स इनटू में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। भाई वर्क डन क्या है, आप एक बात समझो ना, इसको हम रिलेट करते हैं। भाई वर्क सबको पता है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। अब यहाँ पे फोर्स की जगह उसके पास क्या है, लोड है। भाई फोर्स का ही तो है, वेट जो होता है किसी भी चीज का, mg जो होता है, वो एक काइंड ऑफ फोर्स ही तो है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, वेट मल्टीप्लाइड बाई जो भी डिस्टेंस उस वेट ने ट्रेवल करी है। अरे बोलो हाँ। और यहाँ पर वेट क्या है, एल है, और उसकी जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो क्या है, एल डी है। एल इंटू एल डी इज योर आंसर, ठीक है। चलो भाई, अगले सवाल पर आते हैं। अरे भाई हाँ, अब द एफर्ट इन अ क्लास वन लीवर इन, क्या कह रहा है ये, द एफर्ट इन अ क्लास वन लीवर इन, अच्छा, किसी भी क्लास वन लीवर में एफर्ट कितनी डायरेक्शन में होता है, बताइए, बताओ जरा कितनी डायरेक्शन में हो सकता है। अरे भैया एक बात बताओ, जैसे क्लास वन लीवर ये होता है, यहाँ पे आपका फुलक्रम होता है, ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पे लोड हो गया, और फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका हो जाएगा एफर्ट। अरे भाई मिलकर के आप कितनी, आप अगर एफर्ट को 10 डायरेक्शन में बांट दोगे तो क्या ही आपका इसमें काम हो पाएगा। एफर्ट हमेशा एक ही डायरेक्शन में, देखो भाई इस डायरेक्शन में ही तो आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, अभी तो आपका वो लोड से आप उसको उठाना है, जो भी करना है, तो उसको आप काम अपना कर पाओगे, है ना। प्लायर्स का है तो प्लायर्स का यूज़ करो, सीजर है काटना है तो वो कट पाएगा, जब आप उसे एक डायरेक्शन में करोगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, है ना। और पूछा भी गया है पिछले साल, देख रहे हो पिछले साल कितने सारे सवाल पूछे इन्होंने इससे। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, द
क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ सिंपल मशीन इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई। अब देखो यार, ये वही पूछ लिया ना इन्होंने कि जो वेलोसिटी रेशियो है वो क्या होता है। मैंने तो आपको बता रखा है अच्छे बच्चों, आप जो भी आपका एफर्ट ने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी उसका डिवाइड कर दो लोड से, तो आंसर क्या हो गया? बी वाला करेक्ट हो गया। वही बात है यार, देखो घूम फिर के वही आ रहा है। कुछ आपको अलग देखने को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, बस देखो ऐसे ही सवाल आते हैं। एन एफर्ट ऑफ 5 यूनिट इज अप्लाइड ऑन अ 10 यूनिट लोड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये एफर्ट हो गया, ये लोड हो गया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट एंड लोड आर 50 and 20। भाई ये हमें ये दे दिया, एल ए दे दिया, एफर्ट आर्म दे दी, लोड आर्म दे दी। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस मशीन। अब भाई बता दोगे ना, घबराहट तो नहीं होगी इसकी एफिशिएंसी बताने में? अरे होगी क्या? क्या होता है? एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वी आर। भाई मैकेनिकल एडवांटेज हमें पता है लोड अपॉन एफिशिएंसी होता है, और मेरे को वी आर भी पता है, ये होता है ई ए डिवाइडेड बाई एल ए। अरे होता है कि नहीं होता है? तो फिर बस एल ई एल मतलब जो आपका लोड है वो 10 है, और आपका ई जो है वो 5 है। मल्टीप्लाई कर दूंगा ये एल ए क्योंकि ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 20 है, डिवाइडेड बाई 50 हो गया। क्या है ये? 5 फोरजा, यहाँ से ये गया, 4/5 आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 लगा दो, परसेंटेज लगा दो, 5 से जाएगा 20 टाइम्स, एफिशिएंसी आ गई आपकी 80%। इजी पीजी है ना। चलो भाई, अगले वाले क्वेश्चन पे आओ। इन प्रैक्टिस द वर्क आउटपुट ऑफ अ मशीन इज, ओके यहाँ पे डैश होगा, द वर्क इनपुट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, कह रहा है कि भाई प्रैक्टिस में मतलब इन रियलिटी, हम रियलिटी की बात करें तो जो वर्क आउटपुट होता है वो हमेशा इनपुट से कम ही तो निकलेगा फ्रिक्शन की वजह से। भाई किसी भी मशीन में अगर आप 100 का यहाँ पे एफर्ट डालोगे तो हो सकता है कि वो सिर्फ 80 लोड को हैंडल कर पाए। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि बीच में जो फ्रिक्शन होगा, कुछ वियरिंग टीयरिंग वियरिंग वगैरह होगा, उसका टीयरिंग होगा, जो भी है उससे आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा सा कम मतलब रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हमेशा ये क्या होता है, वर्क आउटपुट हमेशा लेस हो जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। और उसने दिया भी हुआ है भाई, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, सीधी सी बात है कि भैया कम हो जाएगा। समझ में आती है ना इतनी सी बात? ये मतलब अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके एक्सपेक्टेड हैं और रेलवे के अदर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने एएलपी में जो आए हुए आपके लास्ट वाले रिक्रूटमेंट में 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था वो मैंने करा रखे हैं। जैसे ये भी देखो, अब एएलपी वाला एक आ गया, इसी मतलब इससे ही रिलेटेड है। ये पिछले साल आया था जो मैंने ऊपर सवाल कराया, पिछले साल क्या किसी और रेलवे के रिक्रूटमेंट में था, जेईई में कहीं आया था या एसएससी में आया होगा। खैर, द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकती भाई? 50 हो सकती है, 75 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, बट ये आइडियल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये हम कभी भी आप अब मतलब रियल वर्ल्ड में 100% अचीव करना यार कहाँ पॉसिबल है ना। द फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम अ लोड। भाई आप लोड को ओवरकम करने के लिए क्या अप्लाई करते हो? एफर्ट अप्लाई करते हो, मैकेनिकल एडवांटेज करते हो? नहीं। वेलोसिटी रेशियो? नहीं। वेट? नहीं। है ना। राइट आंसर क्या होगा? एफर्ट। अब क्या कह रहा है तब? क्लास 2 लीवर के बारे में पूछ रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज इसका हमेशा एक से कम होता है। अब देखो वही बात है, जिसके दिमाग में सारी चीजें होंगी ना वो बेसिक से ही आएंगी। मैंने क्लास 2 लीवर में क्या बोला था भैया? लोड बीच में रहेगा, फुलक्रम इधर रहेगा, एफर्ट आपका यहाँ रहेगा, है ना। ये कहानी है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो लोड आर्म की वैल्यू है वो क्या होगी? कम होगी कंपैरेटिव टू एफर्ट आर्म। और अगर एफर्ट आर्म ऊपर पहुंच गया, लोड आर्म नीचे पहुंच गया, है ना, तो यहाँ पे वी आर की वैल्यू क्या होगी? भाई वी आर क्या हो जाएगा? वी आर आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और अगर वी आर ग्रेटर देन 1 हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज, इसके बारे में कुछ बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे भाई। क्योंकि एक बात बताओ यार, मैंने आपको बताया क्या एफर्ट क्या है, लोड क्या है, इसकी वैल्यू नहीं दी है ना। तो जब तक हमें एफर्ट और लोड की वैल्यू नहीं है हम एम ए नहीं बता सकते। अच्छा वैसे तो एम ए हमेशा ही लेस देन 1 होता है आइडियल कंडीशन में, ठीक है, ये तो आपके दिमाग में हमेशा ही होना चाहिए। भैया आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना ही होगा, ठीक है। तो ये है। अच्छा, क्या बोल रहा था अब मैं? हाँ, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलती हो गया। दूसरा, द एफर्ट बिटवीन द लोड एंड द फुलक्रम। एफर्ट इज बिटवीन, एफर्ट कहाँ बीच में होता है यार? लोड बीच में होता है, गलत हो गया। द फुलक्रम इज नियर द एफर्ट। भाई फल वही बात है भाई, फुलक्रम दूर बैठा है, एफर्ट दूर बैठा है, कहाँ पास में है? द लोड इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड फुलक्रम, ये करेक्ट बात है। अच्छा मैं ये बता रहा था यहाँ से, अगर आपका यहाँ पे से स्टेटमेंट में मैकेनिकल एडवांटेज की जगह एफिशिएंसी लिखा होता ना तो हम थोड़ा सा विचार करते,
कैसे विचार करते कि भैया देखो इसकी जो वी आर है वो हमेशा ग्रेटर देन वन होगी, और जो एम ए होता है अगर हम प्रैक्टिकल कंडीशन में देखें वो लेस देन वन ही होता है। तो अगर आप किसी लेस देन वन चीज को ग्रेटर देन वन चीज से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा क्या निकलेगी, लेस देन वन ही निकलेगी। तो इसका आंसर लेस देन वन हो सकता है। बड़ा ही मतलब प्यारा ऑप्शन है ये ऑप्शन, इन्होंने क्यों नहीं डाला एग्जामिनर ने, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं होता तो मैं ये ऑप्शन जरूर डालता। अब पूछ रहा है क्लास थ्री लीवर का बता दो, वही बात है, लल्लू पंजू चीजें हैं। अब बीच में क्या आ जाएगा, एफर्ट आ जाएगा। लोड होता है बीच में नहीं होता है, एफर्ट होता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वन दैट इज नॉट अ क्लास वन लीवर। सीजर होती है क्लास वन, सीसॉ होता है क्लास वन, प्लायर होता है, नट क्रैकर तो क्लास टू है। ये यहाँ पे कैसे बैठा है, देन दिस इज योर करेक्ट आंसर, है ना। चलो भाई, क्या कह रहा है ये, इन क्लास थ्री लीवर द एफर्ट एंड लोड मूव। क्लास थ्री लीवर में जो एफर्ट और लोड होते हैं वो मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। भैया क्लास थ्री लीवर में जो फलक्रम है वो तो ये हो गया, पास में बैठा होता है एफर्ट, दूर बैठा होता है लोड, ये कहानी है। तो भाई जब भी आपका फलक्रम एक तरफ होता है तो जैसे ये होगा तो अगर फलक्रम इधर है तो आपका जो एफर्ट और लोड है ना वो सेम डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। जब भी फलक्रम एक तरफ पड़ा होता है ना तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। या कहाँ है, हाँ सेम डायरेक्शन इज योर राइट आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है बियरिंग और अदर डिवाइस इज नीडेड टू होल्ड द बीम इन, क्या मतलब है भाई, ये क्वेश्चन कुछ आधा अधूरा लग रहा है, इसको करेक्ट करके कराता हूँ, है ना। क्या है, इफ वी कंपेयर द एफर्ट आर्म लेंथ विद द लोड आर्म लेंथ इन क्लास थ्री लीवर देन विच ऑफ द बिलो इज ट्रू। अब देखो आपको पता है कि आप क्लास थ्री लीवर की जब भी बात करोगे फलक्रम यहाँ पर होगा, एफर्ट यहाँ पर होगा, लोड यहाँ पर होगा, तो एल ए विल बी ग्रेटर देन ई ए। ठीक है, लोड आर्म हमेशा एफर्ट आर्म से बड़ी होगी, एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ना जी ना। एफर्ट आर्म लेंथ भी कैन बी ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन नहीं भाई। आर्म लेंथ, एफर्ट आर्म इज ऑलवेज इक्वल टू, गलत बात है। एफर्ट आर्म इज ऑलवेज लेस देन द लोड आर्म, ये बिल्कुल करेक्ट बात है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलो बिलो इज नॉट अ क्लास थ्री लीवर। इनमें से कौन सा क्लास थ्री लीवर नहीं है। अब देखो भाई, व्हील बैरो जो होता है आपका, ये आप मुझे ये अब ये तो यार आप छोड़ो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जो भी आपका आंसर होगा ना उसको आप जस्टिफाई भी करिएगा। जो अच्छा जस्टिफाई करेगा उसका कमेंट जो है मैं पिन कर दूंगा, ठीक। क्योंकि अब तक अगर आपको ये एग्जाम्पल आपके माइंड में नहीं बैठ रहे हैं ना तो कैसे काम चलेगा, तो ये आ जाना चाहिए। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू ओवरकम द एफर्ट अप्लाइड इज रिफर्ड एज। अच्छा, जो भी एफर्ट को रेजिस्ट करेगा, तो जो एफर्ट को रेजिस्ट करेगा वो लोड होगा, जो लोड को उठाने में मदद करेगा वो एफर्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बाकी सब तो पता ही है ना, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लोड क्या होती है, फिर वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, फिर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट आर्म, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड आर्म, ये होता है। अगले वाले सवाल पे आते हैं। द वर्क आउटपुट ऑफ अ मशीन इज लेस देन द वर्क इनपुट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। भाई आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होता है, क्योंकि सबसे बेसिक बात वहां पे, क्योंकि फ्रिक्शन का सीन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, ये भी देखो एलपी के ही सारे चल रहे हैं। फिर है द एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल मशीन इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ। जो एफिशिएंसी है वो हम उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन का वेलोसिटी रेशियो। ये करेक्ट आंसर हो गया, लल्लू पंजू चीज है। अगले वाला क्वेश्चन क्या है, आइडियल मशीन्स आर दोज हाइपोथेटिकल मशीन्स विच। देखो आइडियल मशीन है, हाइपोथेटिकल है, तो क्या होगा जहां पर फ्रिक्शन नहीं होगी, उनका आपका उनका जो एफिशिएंसी है वो 100% होगा। सीधी सी बात है, देखो बिल्कुल लल्लू पंजू टाइप क्वेश्चन। अब ये न्यूमेरिकल आ गया, फाइंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ पुली सिस्टम इफ इट हैज एन एफिशिएंसी 50% दे दी, तो भैया एफिशिएंसी डाल दो 50। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, अ, अच्छा देखो यार, ये तो बढ़िया सवाल दे दिया। ये कह रहा है कि इट लिफ्ट वेट आपको दे दिया, यानी कि एक तरीके से फोर्स दे दिया, और फिर आपको एफर्ट दे दिया, यानी कि लोड का वैल्यू बता दिया 250 टन है, एफर्ट का बता दिया 100 न्यूटन है। तो यहाँ से आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, लोड अपॉन का, यानी कि 250 अपॉन का 100। तो फिर आपका मैकेनिकल एडवांटेज तो आ गया 2.5। और फिर इसके बाद में क्या बचता है, वेलोसिटी रेशियो क्या करना है, निकालना है। तो बस 2.5 अपॉन का जो भी आपका वेलोसिटी रेशियो है इनटू में 100, चूंकि परसेंटेज में बात हो रही है। तो फिर ठीक है, ये आ जाएगा 250, ये जाएगा 5 से,
तो वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा 5। करेक्ट आंसर आपका 5 हो गया। ठीक है, तो बस देखो जो चीज़ बताई है वो आपको ध्यान में रखनी है। एफिशिएंसी दी है 50%, 2 टन ऑफ वाटर लिफ्ट करती है 60 मीटर। अच्छा ठीक है, 20 मिनट्स में। फाइंड द इनपुट पावर इन किलोवाट ऑफ द पंप। ये बढ़िया सवाल है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यार हम इसको कैसे करेंगे। एफिशिएंसी दी है, ठीक है, इनपुट पावर निकालना है, आउटपुट पावर हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि इसने इसको लिफ्ट किया है। यार ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको तो आप अपने नोट्स में डालो, है ना। देखो इसमें ना 3-4 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि हम देखो एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है, आउटपुट पावर, जो भी पावर आउटपुट होगा डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये होती है एफिशिएंसी। अब देखो यार उसने क्या बोला है कि इनपुट पावर आपको निकालनी है किलोवाट में। हमने कहा ठीक है सर ये हमें नहीं पता। आउटपुट पावर उसने बोला कि ये 2 टन वाटर खींचता है। अब आउटपुट पावर अगर हमें निकालना है, आउटपुट पावर, तो बेसिकली पावर बराबर होता क्या है, वर्क अपॉन टाइम। भाई सीधी सी बात है, वर्क अपॉन टाइम होगा। अच्छा एक बात हो गई। और वर्क इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, मास, क्योंकि यहाँ पे ये वेट की बात हो रही है ना, तो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू में जो भी वो डिस्टेंस होगी उसकी, है ना, mgh होता है। तो डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। अरे बोलो हाँ। तो mg बेसिकली क्या हो गया, फोर्स हो गया इसका, ये फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया। अच्छा, अब इसने कितने किलो का वजन उठाया है पानी के, 2 किलो का, सॉरी 2 टन का वजन उठाया है। अब हम इसको केजी में लेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट हमें ये किलोवाट में चाहिए इधर। अच्छा, तो 1 टन में होता है 1000, 1000 किलो ही होते हैं ना 1 टन में, हाँ। तो 2 किलो में हो जाएंगे आपके 2000 केजी। ठीक है, ये हो गया आपका मास। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबको पता है भैया 9.8 होता है, मैं 10 लेके चल रहा हूँ। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मैं 10 लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत। अरे बोलो भाई दिक्कत है तो हैं? इसके बाद में क्या कह रहा है, 60, अच्छा 60 मीटर की इसने यहाँ पे डिस्टेंस दी है। ठीक है भैया, 60 मीटर की अगर आपने डिस्टेंस दी है तो मैं 60 डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है मेरे को। और फिर इसने बोला 20 मिनट की बात हो रही है, और टाइम हमें सेकंड में लेना होता है, ऐसा यूनिट है क्योंकि। तो 20 × 60। अरे बोलो भैया इससे हमें आउटपुट पावर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी भाई। ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, बच गया आपका 1000। आउटपुट पावर आ गई आपकी 1000 किलोवाट। समझ में आ गई इतनी सी बात। अब मैंने कहा एफिशिएंसी है मेरी 50%, बराबर में आउटपुट हो गया 1000 का, और अपॉन में इनपुट मुझे निकालना है। निकाल लेता हूँ भाई 1/2। भैया इनपुट आ जाएगा मेरा 2000 किलोवाट। सॉरी टू, अरे यार ये मतलब किलोवाट नहीं, वॉट होता है ना इसका, तो वॉट, तो फिर ये आ गया आपका 2000 वाट। तो किलोवाट में कितना हो गया भाई, 2 किलोवाट हो गया। बात समझ गए। देखो अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब मजा ही आ गया। अब क्या है अगला क्वेश्चन आपका, इन अ सिंपल, और ये एएलपी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। और यही वो न्यूमेरिकल होते हैं जहाँ पे बच्चा रैंकिंग लेके जाता है, मार्क्स लेके जाता है, पता चलता है अभी सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये कहानी है। इन अ सिंपल मशीन इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इज 40, वेलोसिटी रेशियो इज 50। ये तो लल्लू पंजू है, 40/50 कर दो, इंटू में 100 कर दो, कितना आ जाएगा भैया, 80% आ जाएगा। 80% इज योर। चलो अगले वाले सवाल पे आते हैं। लीवर फॉर विच मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन वन हैज। अब भैया अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ही कम है, अब बात समझिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होना, तो ये मैंने आपको थ्योरी में भी कराया था। अब देखो आइडियल कंडीशन में भी इसका मैकेनिकल एडवांटेज ऊपर नहीं हो पा रहा, ये क्या कह रहा है ऑलवेज, तो यानी कि आइडियल कंडीशन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो उसमें क्या होता है हमेशा, जब आपका एफर्ट बीच में होगा, टाइप 3 लीवर की बात हो रही है, उसमें मैंने बताया था ना एम इज लेस देन वन होता है हमेशा, तो वो चीज़ है। ये क्या कह रहा है, एम ए एल एंड ई, तो एम ए बराबर में, भाई एम ए बराबर में एल अपॉन ई होता है, ई बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी एल बराबर में क्या हो जाएगा, ई इंटू एम ए हो जाएगा। ये वाला राइट आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल इवन दो इट इज टिल्टेड। देखो कितना बढ़िया सवाल है, ये एप्लीकेशन बेस्ड आ गया। आपका लीनिंग टावर ऑफ पीसा आपने देखा है ना, इस तरीके से है, ऐसा सा है, ये गिरता क्यों नहीं है। तो भाई ये इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना,
वो इसके बेस से होकर के जाता है, यानी कि यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास होके जाती है, इसीलिए ये कभी गिरता नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा टिल्टेड नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे आए तो ये क्या कह रहा है, सेकंड क्लास लीवर के बारे में क्या ट्रू है यार। अब ये वही वाली बातें हैं, कितनी बार बताऊं भाई, बीच में लोड होता है, लोड इज बिटवीन। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा देखो ये सवाल देखो भाई, ये क्या कह रहा है आपसे कि दो बच्चे हैं, एक 30 किलो का है, एक 20 किलो का है, वो दोनों बच्चे एंड पर बैठे हुए एक प्लैंक के, ये आपकी प्लैंक है, यहाँ पे लेट से 30 किलो का बच्चा बैठा दिया, यहाँ 20 किलो का बैठा दिया, है ना। एक चंगू है एक मंगू। लेंथ ऑफ द प्लैंक इज 5 मीटर, ठीक बात है। द डिस्टेंस ऑफ द फुलक्रम, फुलक्रम ऑफ 30 kg चाइल्ड इज, ओके। ये बोल रहा है कि जो पूरी प्लैंक है ना ये है 5 मीटर की, तो भैया ये बताओ इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। मैंने कहा ठीक है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही अपना टॉर्क इक्वल करा देते हैं। लेट्स से ये वाली डिस्टेंस x है, तो 30 × x बराबर में 20 × 5 - x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बोलो हाँ। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 3x बराबर में 10 - 2x, तो 5x बराबर में 10 हो गया, तो x बराबर में 2 आ जाएगा। यानी कि जो 30 किलो वाला बच्चा है ना वो 2 मीटर दूर बैठा हुआ है। अरे इजी है कि नहीं। चलो अगले वाले क्वेश्चन को देखो। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स पासेस थ्रू एक्स एक्सिस, तो टॉर्क कितना होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, फोर्स जो है आपका उसका परपेंडिकुलर, मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हम टॉर्क के लिए लेते हैं, ठीक है। ठीक बात है। अब ये कह रहा है कि ये एक्सिस से ही होके पास होने लग रही है आपकी जो फोर्स की लाइन है। अगर ये एक्सिस से ही होके जाएगी, एक बात बताओ मुझे भाई, मैंने टॉर्क में क्या बताया था, ये जैसे कि एक्सिस है, ये एक्सिस से दूरी पर होता है, इसको मूव कर रहे होते हैं। लेकिन भैया ये जो अब लाइन ऑफ फोर्स है वो एक्सिस से ही जाने लग रही है, तो आपका आर तो जीरो हो गया ना। अरे बोलो हाँ, समझ में आई बात की नहीं आई। टॉर्क बराबर में आर इंटू एफ होता है, एफ का वो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है। भैया एफ का कुछ भी बना रहे, आपका जब आर ही जीरो हो गया तो टाउ भी जीरो हो जाएगा, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना, मैंने क्या बताया, टॉर्क ये जो एक्सेस होती है इससे जितनी दूरी पर भी आपका ऑब्जेक्ट को आप मूव करोगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो भी उसमें फोर्स लगेगी वो आपकी टॉर्क होती है। भैया लेकिन यहाँ पे आपने बोला एक्सेस से ही आपकी लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, तो यानी आपने उसको जीरो कर दिया आर को, सीधी सी बात है। हाँ, क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी इज फ्री टू मूव अबाउट अ पॉइंट, ठीक है भैया ये एक पॉइंट है, यहाँ से ये बॉडी फ्रीली मूव कर सकती है। इफ मैनी फोर्सेस आर अप्लाइड बट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ दीज फोर्स विल। अरे यार बड़ा ही लल्लू सा सवाल है। देखो इसके ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि यार अब कॉमन सी बात है, मैंने बोला जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ से है, यहाँ पे है ये पॉइंट। अब इस पे एक फोर्स आ रही है इस डायरेक्शन से, एक फोर्स आ रही है इस डायरेक्शन से, एक आ रही है इधर से, एक आ रही है इधर से, एक आ रही है इधर से, हर तरफ से आ रही है, लेकिन ये पॉइंट हिल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्लस जा रहा है वो माइनस हो जा रहा है, यानी कि इन एन इक्विलिब्रियम जीरो फोर्स है उसका रिजल्ट। अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा इसका, ओ ठीक है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। The masses of two meteorites in space 7 kg 9 kg, ठीक है, if they are at a distance of 8 मीटर from each other center of mass। अरे यार वही बात है, देखो ये कह रहा है कि ये 7 kg है इधर, एक तरफ 9 kg का है, और इनके बीच में 8 मीटर की डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास। ओके सेंटर ऑफ मास यानी कि वही जो फलक्रम वाली चीज है, वो इससे कितनी दूर होगी 9 kg वाली बॉडी से। वही वाला वो जो बच्चे वाला हमने ऊपर सवाल किया चंगू मंगू वाला। तो ये 7 kg है, ये 9 kg है। 7 लेट से एक्स दूरी पर है, लेकिन 9 का निकालना है ना, 9 को मान लेते हैं एक्स। 7 लेट से 8 - x दूरी पर है, और 9 आपका x दूरी पर है, तो ये कितना हो जाएगा 56 माइनस का 7x इक्वल टू में 9x, तो फिर 16x इक्वल टू 56। गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने कैलकुलेशन। 56 सही तो है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका x इक्वल टू में 56/16 आएगा, 16 से जाएगा 16 3 × 48, उसके बाद में क्या बचेगा 8 बचेगा, 16 × 5 = 80 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो भाई ये हो गए आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। तो ये करने के बाद में अब आपका जो
लीवर्स एंड सिंपल मशीन है उसका हो गया है दी एंड। कई सारे, अच्छा वो जो पीडीएफ वाला पार्ट है ना, वो यार मैं एप्लीकेशन में डलवा दूंगा, मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, कुछ अच्छी चीज़ प्रिपेयर करवा रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है। मैं और हाँ, एक आईटी लिटरेसी वाले कई सारे बच्चों ने कब मुझे मैसेज वगैरह किए हैं या और कमेंट भी किए हैं कि सर ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, आईटी लिटरेसी का और इन्वायरमेंट वाला पोर्शन जो है करा दो सर। तो भैया एक काम, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हजार्ड, इन 3 टॉपिक की बड़ी डिमांड हो रही है। आई कांट अंडरस्टैंड ऐसा क्या है जो आपको इसमें समझ नहीं आ रहा। आईटी लिटरेसी के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दे दूंगा, डोंट वरी, उससे आपका काम सॉल्व हो जाएगा। इन्वायरमेंट के कुछ पीवाईक्यूज करा दूंगा एक सेशन में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हजार्ड देखता हूँ क्या करा सकता हूँ, ठीक है, करा दूंगा। ये 3 टॉपिक ही होंगे आपके अगले, ठीक, खुश, हैप्पी। और बाकी पीडीएफ वाला जो पार्ट बोला है वो मैं आपको दूंगा, 1-2 दिन का समय लो, उसके बाद देता हूँ। फिलहाल इस सेशन को यहीं पे अबेंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, अच्छा सा अपना पेपर फोड़ गया हो। सो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।